स्टेटमेंट एंड एविडेंस ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। आप स्टेटमेंट बताएंगे और एविडेंस बताएंगे क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की। सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक क्रोमोसोमल जो थ्योरी है फर्स्ट किसने दी थी, विलियम सटन ने 1902 में, यानी कि 1902 के अंदर जो है ये डब्ल्यू सटन ने जो है वो क्या दी थी, क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी। अब इन्होंने जो है स्टेट क्या किया था ये देखना है, ठीक है। यहाँ ऊपर तो बता दिया था कि डब्ल्यू सटन ने दी थी, लेकिन अब इन्होंने स्टेट क्या दी थी, किस स्टेटमेंट से इन्होंने दी थी थ्योरी कि जो हमारे पास जीन्स होती हैं वो लोकेट करती हैं कहाँ पर, क्रोमोसोम्स पे लोकेट करती हैं, विच इनहेरिटेड थ्रू क्रोमोसोम्स ऑफ गैमेट सेल। और ये इनहेरिटेड किससे होती हैं, मतलब ये किससे ली गई होती हैं ये क्रोमोसोम्स, थ्रू क्रोमोसोम्स ऑफ गैमेट सेल्स। यानी कि अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब हमारे जो गैमेट्स होते हैं, जो मेल और फीमेल, यानी कि जो हमारे पास एग और स्पर्म जो मौजूद होते हैं, ये गैमेट्स होते हैं हमारे पास। अब इन गैमेट सेल के पास, उनके पास क्या होती है, सेल है तो ज़ाहिर है उसके पास क्या होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे। अब उस क्रोमोसोम्स के अंदर इनहेरिटेड जो है वो करते हैं, ठीक है। इनहेरिटेड मतलब कि उन गैमेट सेल के पास जो क्रोमोसोम्स हैं वो किसके अंदर ट्रांसफ़र होने वाले हैं, जो अब जो ऑर्गेनिज्म अपकमिंग है, जो आने वाला है, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे, उसके गैमेट से आएंगे, जो उससे जिससे वो अराइव्ड हुआ है, ठीक है जी, जिससे वो आया है। तो आई होप आपको जो है वो समझ आ रहा होगा कि इन्होंने क्या कहा कि जीन लोकेट करते हैं क्रोमोसोम्स पे, और यही क्रोमोसोम्स किस तरह जो है एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में आते हैं, कि दूसरा ऑर्गेनिज़म इन क्रोमोसोम्स को एक्सेप्ट करता है। किससे, ये रिसीवर कौन है, जो हमारे पास गैमेट सेल हैं जिससे वो बने हैं न्यू ऑर्गेनिज़म। सो क्रोमोसोम्स एक्ट एज अ कैरियर ऑफ हेरिडिटी। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये कैरियर्स होते हैं, किसके कैरियर हो रहे हैं, किसी भी हेरिडिटी के। तो जो थ्योरी है ये सपोर्टेड बाय फॉलोइंग एविडेंस बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है इसको सपोर्टेड किया गया है, एविडेंसेस हैं जो कि बेस्ड करती है रिसर्चेस पे डिफरेंट बायोलॉजिस्ट, यानी कि दूसरे जो है बायोलॉजिस्ट ने इसको जो है वो एविडेंस दिया है कि ये थ्योरी जो है वो करेक्ट है, इसको सपोर्ट किया है। नेक्स्ट है हमारे पास जी, तो इसके पॉइंट्स नंबर 1 हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है इन्वॉल्व्ड किसके अंदर होती है, एग होता है और स्पर्म होता है, ठीक है। ये तो सिंपल बात आ गई। मेंडल्स का जो मॉडल है ये करेक्ट है कि जो 2 गैमेट्स होते हैं इक्वल हेरिडिटी कंट्रीब्यूशन करते हैं। मींस क्या हुआ इसका कि जो हमारे पास 2 गैमेट्स हैं, ये एग हो गया एक और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, स्पर्म। तो ऐसा नहीं होता सारी हेरिडिटी मटेरियल जो है वो हमारे पास ट्रांसफ़र सिर्फ एग्स से न्यू वंस के अंदर हो, ऐसा नहीं होता। या सिर्फ सारी हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी ट्रांसफ़र हो सिर्फ़ और सिर्फ स्पर्म से लेकर किसी जो न्यू वन आने वाला है ऑर्गेनिज़म, ऐसा नहीं होता। इन्होंने क्या कहा कि इक्वल हेरिडिटी कंट्रीब्यूशन होता है। मींस जितना एग कंट्रीब्यूशन करेगा उतना ही स्पर्म कंट्रीब्यूशन करेगा हेरिडिटी के अंदर, मींस के गैमेट्स को ट्रांसफ़र करने के अंदर। गैमेट्स को मींस कि ये जो गैमेट्स हैं ये ट्रांसफ़र करेंगे क्रोमोसोम्स को, या हेरिडिटी जो यूनिट्स हैं उनको जो है वो इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि स्पर्म जो है हमारे पास कंटेन करता है लिटिल साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो स्पर्म होता है वो लिटिल साइटोप्लाज्म होता है, तो जिसकी वजह से हेरिडिटरी मटेरियल मस्ट रिजाइड विद इन। तो जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो इसके अंदर, इसके पास क्या है, हमारे पास साइटोप्लाज्म कम है तो रिजाइड विद इन। और जो न्यूक्लियस है हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ विद इन द न्यूक्लियस ऑफ गैमेट। तो न्यूक्लियस के गैमेट्स के अंदर जो हमारे पास किसका न्यूक्लियस, किस गैमेट्स की बात कर रहे हैं, स्पर्म की बात कर रहे हैं। स्पर्म के अंदर लिटिल साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म लिटिल, जिसकी वजह से हेरिडिटरी मटेरियल क्या होगा, रिजाइड होगा किसके अंदर, न्यूक्लियस ऑफ गैमेट्स के अंदर। तो यहाँ पर रिजाइड का मतलब क्या होगा कि जो हमारे पास देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिजाइड विद इन द न्यूक्लियस। तो रिजाइड का मतलब ये हो गया कि रिहाइश कहते हैं सिंपल खालिस में, तो ठीक है। तो रिहाइश का मतलब कहाँ है कि किस तरह इसको कनेक्ट किया गया है कि स्पर्म के पास जब न्यूक्लियस ही का स्पर्म है उसका ये सेल आ गया, यहाँ आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर हमारे पास आ गया साइटोप्लाज्म, जिसकी यहाँ बात हो रही है। तो लिटिल साइटोप्लाज्म है। अब साइटोप्लाज्म अगर लिटिल होगा यहाँ पर तो जाहिर सी बात है रिजाइड मीन्स रिहाइश। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये रिहाइश कहाँ होंगे या कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो ये विद इन द न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। साइटोप्लाज्म तो चले गया। अब हम इसको इस तरह से बना लेते हैं कि ये हमारे पास
पास सेल आ गया स्पर्म का। अब यहाँ पर आ गया समझे न्यूक्लियस। अब ये साइटोप्लाज्म बहुत कम है, इनफ नहीं है, बस लिटिल है, ठीक है, लिटिल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो रिजाइड कहाँ कर रहे होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस ऑफ गैमेट्स के अंदर, ठीक है जी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग मियोसिस के दौरान। सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं किसके दौरान, जब हमारे पास मियोसिस हो रही होती है। किस मैनर के अंदर, सिमिलर टू द मेंडेलियन फैक्टर, किससे सिमिलर है कि जैसे मेंडल ने अपने फैक्टर का बताया था कि सेग्रीगेट होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो जो मेंडल का लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके अंदर बताया है इन्होंने कि किस तरह से क्रोमोसोम जो है सेग्रीगेट करते हैं मियोसिस के दौरान। जिस मैनर के अंदर इन्होंने बताया था उसी मैनर के अंदर जो है वो क्रोमोसोमल थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है, जो कि दी थी डब्ल्यू सटन ने या वॉल्टर सटन ने। तो आगे चलते हैं, हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है, गैमेट जो होते हैं वन कॉपी ऑफ ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड इंडिविजुअल हैड 2 कॉपीज़, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जो गैमेट्स होते हैं उनके पास एक कॉपी होती है हर पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। अब जो पेयर में होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये जो पेयर में होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, अब इनकी क्या होगी, ओनली 1 कॉपी होगी, ठीक है, किसके पास, गैमेट्स की बात कर रहे हैं। और डिप्लॉयड इंडिविजुअल जो होता है हैज़ 2 कॉपीज़। अब गैमेट्स क्या हैं हमारे पास, सिंगल है, मतलब कि गैमेट्स की अगर हम बात करें तो एग लेंगे, तो एग के बाद जो है वो पेयर्स नहीं होते। इसके पास कितनी कॉपीज़ होंगी, ओनली 1 होगी, ठीक है, सिंपल ये एक होगा। लेकिन अगर हम डिप्लॉयड इंडिविजुअल की बात करें कि पूरे डिप्लॉयड जो होता है उसके पास 2 कॉपीज़ होंगी, ठीक है। मेंडेलियन मॉडल के अंदर जो गैमेट्स होते हैं हैव 1 कॉपी ऑफ द फैक्टर वाइल डिप्लॉयड इंडिविजुअल हैव 2 कॉपीज़। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मेंडेलियन ने जिस तरह बताया था कि गैमेट्स के पास 1 कॉपी होती है किसी भी फैक्टर की, और जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल होता है उसके पास कितनी होती हैं, 2 कॉपीज़ होती हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। जिस तरह क्रोमोसोमल थ्योरी के अंदर बताया गया है, वॉल्टर सटन ने बताया है, उसी चीज़ को जो है वो मेंडल पहले ही बता चुके थे। तो इसको जो है वो इन्होंने क्या करा है, सपोर्ट करा है वॉल्टर सटन ने मेंडल के वर्क को या मेंडल की थ्योरी को या लॉ को। तो आगे चलते हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं कि ड्यूरिंग मियोसिस के दौरान क्या होता है, ईच पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ओरिएंट करते हैं ऑन द मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर ओरिएंट मतलब यानी कि अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर पेयर, और दूसरे पेयर पर क्या हो जाते हैं, ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। दस यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ आ गया। अब ये लॉ किसने दिया था, यानी कि ये 10 लॉ इंडिपेंडेंट असॉर्ट करते हैं। जिस तरह की मेंडल के जो लॉ है असॉर्टेड ट्रेड एज एक्सप्लेन बाय द मेंडल्स। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे मेंडल है हमारे पास, उसने लॉ दिया था, लॉ का नाम क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दिया था मेंडल ने लॉ। अब इसी को मद्देनज़र रखते हुए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी जो हमारे पास थी वॉल्टर सटन ने, उन्होंने क्या कहा कि जो मियोसिस के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये ओरिएंट करते हैं और जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करने लगते हैं दूसरे पेयर पर। मतलब कि ये जो अगर पेयर में है ना, ये पेयर के अंदर मौजूद हैं, तो ये क्या करेंगे, असॉर्ट कर जाएंगे, ठीक है। असॉर्ट मीन्स कि इसके ऊपर जो ट्रेड लगा हुआ है, जैसे कि अगर हमारे पास कहूँ मैं कि अगर एक प्लांट है उसकी ग्रीन जो है वो लीव्स हैं और वो टॉल है, ठीक है जी। तो अब ये और उसी प्लांट के अंदर एक रेसेसिव करैक्टर है जिसको हम कहते हैं कि वो ग्रीन कलर का है। मीन्स के हम ये कह सकते हैं कि एक ग्रीन हो गया तो दूसरा हम कह सकते हैं कि ये इसके लीव्स हैं येलो कलर के, और जो है इसकी हाइट जो है वो शॉर्ट है। तो ये दोनों फैक्टर जो है एक ही प्लांट के अंदर है, लेकिन ये वो डोमिनेंट है और ये रेसेसिव मौजूद है। तो जो डोमिनेंट होता है वही अपने कैरेक्टर को शो करेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएंगे, मतलब ये अलग अलग हो जाएंगे। कि वाई कैपिटल टी के साथ भी आ सकता है, यानी कि येलो लीव्स आएंगे लेकिन टॉल होगा, ठीक है। और दूसरे उसमें क्या चीज़ बन सकती है कि मीन्स के हम इसको कैपिटल जी से शो करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो जी, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, एक ट्री है, हर किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक डोमिनेंट फैक्टर होता है, एक रेसेसिव फैक्टर होता है। तो डोमिनेंट फैक्टर के अंदर क्या होता है, अगर हम एक ट्री की बात करूं तो एक ट्री है, उसके डोमिनेंट कैरेक्टर में आता है कि वो उसके लीव्स ग्रीन कलर के होंगे। किस कलर के होंगे उसके लीव्स, उसके लीव्स हमारे पास होंगे
ग्रीन कलर के और उसकी हाइट होगी टॉल। ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। रिसेसिव कैरेक्टर के अंदर आ गया कि उसके लीव्स येलो कलर के हैं और शॉर्ट उसकी हाइट है। तो अब ये दोनों कैरेक्टर एक ही ट्री के अंदर है या एक ही प्लांट्स के अंदर है। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ में यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये तो कैपिटल जी है, ये इसके साथ भी बना सकता है या अपने पेयर को बना सकते हैं। ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे कि ये जी इसके साथ भी मिल सकता है और ये वाला टी इसके साथ भी जो है वो मिल सकता है। तो मीन्स के कैपिटल जी रिलेट करेगा स्मॉल टी से और स्मॉल जी रिलेट करेगा कैपिटल टी के साथ। तो इस तरह से भी ये पेयर कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर सकते हैं और जो है वो न्यू फैक्टर अवेल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो अगर हमारे पास कि जी कैपिटल टी के साथ है, मींस कि ग्रीन लीव्स और टॉल हाइट है, तो ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा उसके पास यही कैरेक्टर है। नेक्स्ट जनरेशन में इस तरह होगा कि कैपिटल जी के साथ स्मॉल टी भी आ सकता है जिसमें इसके ग्रीन लीव्स और शॉर्ट हाइट होगी। तो मीन्स कि ये जो फैक्टर होते हैं ये इंडिपेंडेंटली भी वर्क करते हैं, कि ज़रूरी नहीं कि ये दोनों साथ ही रहें हमेशा, अलग भी जो है वो किसी दूसरे के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास इस इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट के अंदर जो है बताया गया है, जो कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी जो हमारे पास है, इसने जो है वो इसको इनहेरिटेंस की जो थ्योरी है इसे जो है एक्सप्लेन किया है, एविडेंस दिया है। तो इसके अंदर क्या कह रही, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर देयर वाज अ प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो है एक प्रॉब्लम है। अब वो इस पूरे पैराग्राफ में यही बात लिखी हुई है कि प्रॉब्लम क्या थी उसके साथ। तो प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी इस थ्योरी के अंदर कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं लाइक दिस, इस तरह के जो है वो क्रोमोसोम्स होते हैं। अब इन क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो ऐसा क्यों होता है कि अगर आप लोग ये कह रहे हो कि क्रोमोसोम्स के अंदर कैरेक्टर होते हैं, फैक्टर्स होते हैं यहाँ पर मौजूद, ठीक है, तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज़म्स के अंदर इन क्रोमोसोम्स की तादाद कम होती है बनिस्बत किसके, इन फैक्टर्स के। तो यहाँ पर जो है ये जो है वो प्रॉब्लम थी कि इस तरह का क्यों होता है कि अगर एक क्रोमोसोम्स है, जैसे कि ये हमारे पास क्रोमोसोम्स है, तो एक ही जो है इसका फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं, प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, तो ऐसा होता है, या अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज़म में देखते हैं तो ये हमारे पास क्रोमोसोम्स है, तो इसके मल्टीपल जो है वो हमारे पास फैक्टर्स आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ही जो है वो मल्टीपल फैक्टर जो है वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, ये मल्टीपल फैक्टर लगे हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी कि एक क्रोमोसोम्स के पास सिर्फ़ और सिर्फ वन फैक्टर हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि कैसा होता है कि एक क्रोमोसोम्स के ऊपर मल्टीपल जो है वो हमें क्या देखने को मिलते हैं, फैक्टर देखने को मिलते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। तो ये डाउट भी जो है वो बाद में क्लियर हो गया था कि बाद में जब थ्योरी दी थी या बाद में जो है वो इस चीज़ को डिस्कवर किया था कि एक क्रोमोसोम्स के ऊपर मल्टीपल जो है वो फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी जो है इस थ्योरी के साथ ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है जी। तो